गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल धीरज नर्सिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। और काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ऑफिशियल काम के कारण मैं बिजी था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और हम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी। ठीक है, इससे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी पढ़ चुके हैं और अभी हम स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अब हम बात करें, ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ जीआईटी। जीआईटी ट्रैक्ट का या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, और इसे दूसरा नाम भी देते हैं, नॉन एज लार्ज बावल। कहीं आपको लार्ज बावल भी नाम मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की एक्सटेंड्स कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम इलियोसिकल वाल्व, या मैं बोलूँ सिक्कम टू एनस, ठीक है। यानी इलियोसिकल वाल्व क्या होता है, जो सिक्कम में टर्मिनल इलियम की जो ओपनिंग है, जिसे हम इलियोसिकल वाल्व बोलते हैं, वहाँ से लेके एनस तक ये रहता है, एक्सटेंड रहता है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, लगभग 5 से 6 फीट, 1.5 मीटर लेंथ है। डायमीटर है, स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, लगभग 6 to 6.5 सेंटीमीटर, 6 से 6.5, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था, 2.5 सेंटीमीटर। उसी के आधार पे इनको हम स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम है, छोटा है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इस लार्ज इंटेस्टाइन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट रहती है, कनेक्टेड बाई मीजोकोलन, ये क्या होता है, लार्ज पेरिटोनियम फोल्ड होता है, यानी पेरिटोनियम का ही फोल्ड बना है, पेरिटोनियम का बना हुआ फोल्ड होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करता है, पोस्टीरियरली एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है। जैसे हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था, जिसे हम मीजेंट्री बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था अपेंडिक्स में पढ़ा था, जिसे हम मीजो अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये लार्ज इंटेस्टाइन है, वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड रहता है एक पेरिटोनियल फोल्ड से, जिसे हम बोलते हैं मीजोकोलन। क्या बोलते हैं, मीजोकोलन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके पार्ट्स की, कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्ट्स तो मुख्यतः इसके 4 पार्ट है। ठीक है, नंबर 1 लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे नंबर 1 आता है सिक्कम विद अपेंडिक्स, सिक्कम विद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स यानी सिक्कम है जिसके साथ अपेंडिक्स भी होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा पार्ट है कोलन, ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, LI लिख देता हूँ मैं, लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट होता है कोलन। ठीक है, थर्ड पार्ट रेक्टम, एंड फोर्थ पार्ट एनल केनाल। क्या होता है, एनल केनाल होता है। ये 4 पार्ट होता है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सिक्कम विद अपेंडिक्स, कोलन, लार्जेस्ट पार्ट है होता है रेक्टम और एनल केनाल। यहीं पे मैं बता देता हूँ, कोलन होता है, ये 4 भागों में बटी होती है, इसके भी 4 पार्ट होते हैं, डिवाइडेड इन 4 रीजन्स,
सबसे पहले जो है उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, अभी बात करेंगे। दूसरा होता है ट्रांसवर्स कोलन, थर्ड होता है सिग्मोइड कोलन, एंड फोर्थ होता है क्या बोलते हैं, सॉरी ये डिसेंडिंग, डिसेंडिंग थर्ड है डिसेंडिंग, एंड लास्ट है सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलन। ठीक है, कोलन के 4 पार्ट है, इसीलिए सबसे बड़ा है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। ठीक है, ये पार्ट होते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 2 वर्ड है जो पहले मैंने बात कर चुके हैं, एक इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रापेरिटोनियल, और दूसरा होता है रिट्रोपेरिटोनियल, रिट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, तो इंट्रापेरिटोनियल तो वो पार्ट है जो चारों ओर से कवर्ड रहता है पेरिटोनियम से, पीछे से भी आगे से भी चारों ओर से। ठीक है, ये कवर्ड बाई पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, इसलिए ये पार्ट क्या होता है, मोबाइल होता है, मतलब मोबाइल, ये मूव कर सकता है। ठीक है, जबकि रिट्रोपेरिटोनियल क्या होते हैं, ओनली कवर्ड, कवर्ड बाई पेरिटोनियम, पेरिटोनियम ऑन पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली। ठीक है, ओनली क्या होता है, पोस्टीरियरली ये क्या रहता है, कवर्ड रहता है, इसको हम बोलते हैं पेट। तो यहाँ जो असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम, ये तीनों क्या होते हैं, कौन कौन से, असेंडिंग, जैसे यहाँ मैं लिख दूँ असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग एंड रेक्टम, ये तीनों पार्ट क्या होते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं। तीनों पार्ट क्या है, रिट्रोपेरिटोनियल, जबकि बाकी सारे क्या हैं, इंट्रापेरिटोनियल, जो चारों ओर से कवर्ड रहते हैं किससे, पेरिटोनियम से, जबकि ये एक साइड से ही कवर रहता है, बाकी क्या होता है, ये ओपन रहता है, इसलिए ये क्या होता है, फ्री होता है, सॉरी ये क्या होता है, फिक्स रहता है, ये फिक्स है, जबकि ये मोबाइल है। इंट्रापेरिटोनियल जो पार्ट होते हैं, इंट्रापेरिटोनियल होते हैं, वो मोबाइल होते हैं, वो कवर्ड बाई पेरिटोनियम, पूरा पार्ट टोटली कवर्ड रहता है पेरिटोनियम से, और रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं, वो एक साइड क्या होती है उसकी कवर्ड रहती है। ठीक है, और उसमें असेंडिंग, डिसेंडिंग और रेक्टम, इस इनमें ये 3 पार्ट रिट्रोपेरिटोनियल और ये फिक्स होते हैं, ये पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं अपन, एक डायग्राम बनाते हैं इनका। जैसे रफली डायग्राम आ रहा हूँ। देखना है, ये देखो, ये हो गया, देखो इसका नाम है सिक्कम, फर्स्ट पार्ट, ये अपेंडिक्स जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये इलियम, ये मीजो अपेंडिक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ये
ये होता है, इसको बोलते हैं राइट कोलिक या हिपेटिक फ्लेक्चर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, इसको बोलते हैं लेफ्ट कोलिक या स्प्लेनिक फ्लेक्चर। ये बात करूँ अभी क्या होता है, ये होते हैं डिसेंडिंग कोलन, ये होता है सिग्मोइड कोलन, ये होता है रेक्टम, और ये है एनल केनाल, और एनल केनाल का लास्ट पार्ट इसको बोलते हैं एनस। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सब मिलने है, इनके बीच में एक ठीक है ऐसे। ये जो है इसको हम बोलते हैं टीनिकोलाई। ठीक है, और ये जो पार्ट फूले हुए पार्ट है इनको बोलते हैं हास्ट्रा। इनके बारे में बात करेंगे क्या। ठीक है, तो ये है डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने पार्ट्स की बात की थी, तो सबसे फर्स्ट पार्ट ये है सिक्कम। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, सिक्कम होता है। ठीक है, सिक्कम के साथ अपेंडिक्स होता है। सिक्कम के बाद में ऊपर वाला पार्ट जो ऊपर जा रहा है, असेंड हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है कोलन का पार्ट, उसको हम बोलते हैं सिक्कम के बाद कोलन पार्ट है। कोलन में सबसे पहला पार्ट है असेंडिंग कोलन। ठीक है, उसके बाद में जो हॉरिजॉन्टल है, जो राइट से लेफ्ट की ओर अपनी कैविटी को क्या करती है, क्रॉस करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद में ट्रांसवर्स के बाद में जो नीचे आ रहा है कोलन का पार्ट, उसको डिसेंडिंग कोलन, और कोलन का लास्ट पार्ट जो एस शेप्ड है उसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम, और चौथा पार्ट एनल केनाल। और एनल केनाल है जिस पार्ट से बाहर की ओर खुलता है उसको हम बोलते हैं एनस। ये पार्ट होते हैं। ठीक है, अब एक एक की पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ ये इलियम है, इलियम इसके अंदर खुलता है, इसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व है। ठीक है, और ये मीजो अपेंडिक्स है जिससे इलियम है वो अपेंडिक्स से इलियम से अटैच रहता है। ठीक है, मीजो अपेंडिक्स ये पार्ट है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम सिक्कम की। सिक्कम है वो सबसे वाइड पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का वाइडेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो डायमीटर है वो लगभग 9 सेंटीमीटर, 9 या 9 के बराबर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। ओके, सिक्कम है वो फर्स्ट पार्ट है। और सिक्कम की बात करें, सिक्कम के अंदर जैसे जो इलियम है वो ओपन होता है किस पे, इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व ऐसा एक वाल्व है जहाँ पे टर्मिनल इलियम है वो उसमें ओपन होता है। ठीक है, फिर बात करें अपन, और इसके नीचे और एक बात और, सिक्कम क्या होता है, ब्लाइंड पार्ट है, एक साइड से ब्लाइंड है, ब्लाइंड पार्ट है, ब्लाइंड एंड होता है इसका एक, ये वाला ब्लाइंड है। ठीक है, और इस सिक्कम से पोस्टीरो मीडियली, ये पोस्टीरो मीडियली क्या होता है, पोस्टीरो मीडियली अपेंडिक्स अटैच रहता है, अपेंडिक्स अटैच रहता है। ठीक है, अपेंडिक्स का जो बेस है वो इससे अटैच रहता है, और इस अपेंडिक्स के बेस को अटैच जो गार्ड करता है उसको बोलते हैं गेरलाच, गेरलाच स्फिंक्टर, या वाल्व बोल सकते हैं, वाल्व ऑफ गेरलाच, जो पहले हम ऑलरेडी बताए। तो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। इसका जो अपेंडिक्स का जो
वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइडेस्ट पार्ट है, इलियोसिकल वाल्व होता है जहाँ पे इलियम है वो ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन सिक्कम के बाद में कोलन। कोलन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? असेंडिंग कोलन। कौन सा? असेंडिंग कोलन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट कोलन, कोलन का फर्स्ट पार्ट। ये क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलन। फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलन होता है, कोलन का पहला पार्ट है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो असेंडिंग है ये क्या करता है? राइट साइड में असेंड होता है, ऊपर की ओर असेंड होता है, असेंड्स एट राइट अब्डोमिनल केविटी, अब्डोमिनल वॉल, अब्डोमिनल केविटी लिख दूँ, राइट अब्डोमिनल केविटी की ओर ऊपर की ओर असेंड होता है, ठीक है। और फिर यहाँ क्या होता है? यहाँ लीवर होता है, ठीक है। तो एट inferior पार्ट ऑफ लीवर के नीचे इन्फीरियर पार्ट पे ये क्या होता है? टर्न होता है, टर्न्स राइट लेफ्ट साइड। देखो ये टर्न हो गया, ठीक है, टर्न लेफ्ट। जहाँ ये टर्न होता है उसे हम बोलते हैं, जहाँ ये टर्न होता है उसको बोलते हैं राइट कोलिक फ्लेक्जर। राइट कोलिक, क्योंकि कोलन का है राइट साइड में, इसलिए इस टर्न को क्या बोलते हैं? राइट कोलिक फ्लेक्जर। यहाँ पे हिपेटिक लिखा हुआ है। हिपेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जस्ट लीवर के नीचे, जस्ट लीवर के नीचे क्या होता है? ये टर्न होता है, ये बेंड होता है, फ्लेक्स होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइट कोलिक फ्लेक्जर। फ्लेक्जर वर्ड किसके लिए आता है? फ्लेक्जन के लिए, क्योंकि यहाँ फ्लेक्जन का मतलब मुड़ना, बेंड होना, ठीक है। तो इसलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं राइट कोलिक हिपेटिक फ्लेक्जर, ठीक है। तो राइट कोलिक हिपेटिक फ्लेक्जर वो पार्ट है जहाँ पे असेंडिंग कोलन लीवर के नीचे से बेंड होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। और उसके बाद में ये इट कंटिन्यू ट्रांसवर्स कोलन, फिर किसमें, फिर क्या हो जाता है? ट्रांसवर्स कोलन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो असेंडिंग कोलन के बारे में ये फर्स्ट पार्ट होता है कोलन का। ये क्या करता है? राइट्स अब्डोमिनल केविटी से की ओर क्या होता है? ऊपर की ओर असेंड होता है और इन्फीरियर टू द लीवर के जस्ट नीचे ये बेंट होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। जहाँ ये बेंट होता है उस पार्ट को बोलते हैं राइट कोलिक फ्लेक्जर। राइट कोलिक फ्लेक्जर, राइट साइड में कोलिक एंड कोलन का पार्ट है, फ्लेक्जर का मतलब फ्लेक्स हो रहा है, यहाँ से फ्लेक्स, ये देखो यहाँ मुड़ रहा है, मुड़ने का मतलब फ्लेक्शन होता है, ठीक है, फ्लेक्जन हो रहा है, इसलिए इसको बोल राइट कोलिक फ्लेक्जर या हिपेटिक फ्लेक्जर। हिपेटिक क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके ऊपर कहाँ हो रहा है? लीवर के नीचे हो रहा है, नीचे से हो रहा है, इसलिए इसको हिपेटिक फ्लेक्जर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ थर्ड पार्ट, थर्ड या कोलन का दूसरा पार्ट, कौन सा? ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। ये क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्रॉम असेंडिंग कोलन, ठीक है। और अगर इसकी एक्सटेंशन की कहाँ से कहाँ तक, ये राइट कोलिक फ्लेक्जर टू लेफ्ट कोलिक फ्लेक्जर तक क्या रहता है? एक्सटेंड रहता है। यानी इस राइट कोलिक फ्लेक्जर से लेफ्ट कोलिक फ्लेक्जर से क्या रहता है? ये एक्सटेंड रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है? क्रॉस द abdominal cavity, abdominal cavity from right to left। पूरी abdominal cavity को क्या करता है? राइट से लेफ्ट क्रॉस करता है, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके जस्ट ऊपर कौन होता है? इसके जस्ट ऊपर होता है स्टोमक, यहाँ स्टोमक होता है। तो यहाँ पे है ना स्टोमक, यहाँ पे क्या होता है? जैसे ये स्टोमक है यहाँ पे, तो ये स्टोमक या मैं बोलूँ जो ओमेंटम होता है, दो होते हैं, लेसर ओमेंटम एक ग्रेटर ओमेंट। ग्रेटर ओमेंट है वो इसके ऊपर लटका रहता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर
ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है? ग्रेटर ओमेंटम एक लार्ज पार्ट ऑफ, लार्ज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होते हैं जो इस पे लटके होते हैं, इस ट्रांसवर्स कोलन पे लटके होते हैं। ठीक है, एक चीज ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन कनेक्टेड टू पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल से कनेक्ट रहते हैं बाई किसके द्वारा? ट्रांसवर्स मीजोकोलन। यानी जैसे ये ऊपर तो सुपीरियर तो ये आ गया, इसके पीछे, पीछे की ओर ये किससे? ट्रांसवर्स मीजोकोलन से अटैच रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं पोस्टीरियर वॉल से। पोस्टीरियर वॉल से किसे? ट्रांसवर्स मीजोकोलन से अटैच रहते हैं। ठीक है, ये बात होगी। अब बात आती है यहाँ पे, जो ट्रांसवर्स कोलन का जो लास्ट पार्ट है, जो बेंड होता है, फ्लेक्स होके किस में बदल जाता है? आगे डिसेंडिंग कोलन में होता है। जो लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या होता है? स्प्लीन होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्प्लीन। तो स्प्लीन के जो लोअर बॉर्डर है, ठीक है, स्प्लीन का जो लोअर बॉर्डर है वहाँ पे ये ट्रांसवर्स कोलन है, वो क्या होता है? बैंड होके या फ्लेक्स होके किस में बदल जाता है? डिसेंडिंग कोलन में। जहाँ पे फ्लेक्स हो रहा है, बैंड हो रहा है, उस फ्लेक्जन को हम बोलते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्जर, या ये स्प्लिन्स के पास में है इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट स्प्लेनिक फ्लेक्जर, यानी स्प्लेनिक फ्लेक्जर या लेफ्ट कोलिक फ्लेक्जर बोल सकते हैं इसको। ये स्प्लेनिक फ्लेक्जर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे स्प्लेन है इसलिए स्प्लेनिक फ्लेक्जर। यहाँ पे राइट साइड में कौन है? लीवर है, इसलिए इसको हिपेटिक फ्लेक्जर बोलते हैं। ठीक है, ये तो ये लेफ्ट पार्ट है और कोलन का पार्ट है, इसलिए लेफ्ट कोलिक फ्लेक्जर बोला जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है डिसेंडिंग कोलन। नेक्स्ट कौन सा है? डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, तो डिसेंडिंग कोलन क्या होता है? ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्जर से नीचे की ओर से बिगिन होता है ना? कहाँ से स्टार्ट होता है? लेफ्ट कोलिक फ्लेक्जर से बिगिन होके टू बिगिनिंग ऑफ सिग्मोइड कोलन। कोलन कहाँ पे? एट द लेवल ऑफ ईलियक क्रेस्ट, लेवल ऑफ ईलियक क्रेस्ट। ठीक है, ये क्या बोला है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्जर से स्टार्ट होके बिगिनिंग ऑफ सिग्मोइड कोलन, यहाँ से बिगिनिंग होता है सिग्मोइड कोलन, और जहाँ सिग्मोइड कोलन बिगिन होता है वहाँ पे क्या होता है? ईलियक क्रेस्ट होता है। हिप बोन का जो ऊपर वाली जो इलियम बोन होती है, उसका जो ईलियक ताज होता है, ईलियक क्रेस्ट, वहाँ से ये क्या होता है? वहाँ तक ये फैला होता है, इस लेफ्ट कोलिक फ्लेक्जर से लेके बिगिनिंग ऑफ सिग्मोइड कोलन एट द लेवल ऑफ ईलियक क्रेस्ट। यहाँ पे कौन होता है? ईलियक क्रेस्ट होता है। ठीक है, यानी ईलियक क्रेस्ट के लेवल तक ये फैला होता है, और ईलियक क्रेस्ट है वहाँ से स्टार्ट कौन होता है? सिग्मोइड कोलन। ठीक है, ये हो गया। और ये भी पार्ट क्या होता है? रिट्रोपेरिटोनियल होता है। क्या होता है? रिट्रोपेरिटोनियल है। ठीक है, रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है बिहाइंड द पेरिटोनियम, यानी ये पेरिटोनियम एंटीरियरली इसकी पेरिटोनियम पाई जाती है, पोस्टीरियर नहीं होती। ठीक है, ये होता है बिहाइंड द पेरिटोनियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिग्मोइड कोलन। पांचवा है सिग्मोइड। देखो सिग्मोइड कोलन है, सबसे पहले एस शेप होता है, इसलिए इसको सिग्मोइड बोलते हैं, एस शेप्ड होता है। ठीक है, हाँ, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है ईलियक क्रेस्ट, बिगिन फ्रॉम ईलियक क्रेस्ट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है और किधर जाता है? प्रोजेक्ट टू मीडियली, प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट होके प्रोजेक्ट्स टू मीडियली,
मीडियली टू मिड लाइन, कहाँ तक, बीच में। देखो ये लगभग ये जो है इस पार्ट के ना अब्डोमिनल कैविटी का मिड लाइन होता है, अब्डोमिनल कैविटी का मिड लाइन होता है, मिड। तो यहाँ से देखो बिगिनिंग कहाँ से, इलियक क्रस्ट से स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट टू मिड लाइन, मीडियली अंदर की ओर आ रहा है और कहाँ तक, मिड लाइन तक जाता है, ठीक है, ठीक है। और फिर आगे किस में बदल जाता है, ये लगभग S3, यानी S3 का मतलब सेक्रल वर्टिब्रा, थर्ड सेक्रल वर्टिब्रा, एट द लेवल ऑफ थर्ड सेक्रल वर्टिब्रा, ये रेक्टम में बदल जाता है, चेंज इन द रेक्टम। समझ रहे हो कि सिग्मोइड कॉलन है वो इलियक क्रस्ट से स्टार्ट होके प्रोजेक्ट टू मीडियली, अंदर की ओर मीडियली प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, और फिर मिड लाइन तक पहुंचता है। कहाँ तक, मिड लाइन पे पहुंच के वर्टिब्रा, कौन सी वर्टिब्रा, S3 से थर्ड सेक्रल वर्टिब्रा के लेवल पे जाके किस में चेंज होता है, रेक्टम में, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे क्या होता है इस सिग्मोइड में क्या होता है, स्टोर द फिकस, फिशेस स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, फिकस को सॉलिड बनाया जाता है, यानी फिकस में जो मौजूद वाटर विटामिन हैं उनको ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिकस को स्टोर किया जाता है और जो वाटर है, विटामिन है, उन सबको ऑब्जॉर्व कर लिया, रीअब्जॉर्व कर लिया जाता है, ताकि फिकस क्या हो जाए, सेमी सॉलिड हो जाए, ठीक है। ये हो गया सिग्मोइड कॉलन। अब बात करते हैं रेक्टम। रेक्टम की बात करते हैं। रेक्टम सबसे पहले ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ कितनी होती है इसकी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज, अब रेक्टम जो है वो क्या है, हाँ, ये कहाँ पे होता है, ये एंटीरियर लाइज एंटीरियरली टू सेक्रम एंड कॉक्सिस और सेक्रम की एंटीरियर, मतलब सामने की ओर होता है। जैसे ये है यहाँ पे, तो इसके पीछे कौन है, इसके पीछे सेक्रम है और यहाँ कॉक्सिस है, यहाँ क्या होता है, कॉक्सिस है, ठीक है। तो ये इसके पीछे कौन होता है, यानी इसके पीछे कौन है, सेक्रम और कॉक्सिस। कॉक्सिस के सामने ये होता है, ठीक, सामने ये स्थित होता है। एक बात हो गई। फिर इसमें क्या होता है, इसमें भी फिकस स्टोर रहता है, ठीक है। इसमें फिकस को स्टोर किया जाता है, इसमें फिकस बिफोर एलिमिनेशन, यानी जब डेफिकेशन से पहले फिकस है या स्टूल है वो यहाँ पे स्टोर रहता है, यहाँ पे जमा रहता है, ठीक है। ये लास्ट पार्ट, एनल केनाल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एनल केनाल, ठीक है। एनल केनाल की बात करें तो रेक्टम के आगे वाला पार्ट, रेक्टम के लास्ट पार्ट, या मैं बोलूँ लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है 2 to 3 सेंटीमीटर, रेक्टम से 2 से 3 सेंटीमीटर दूर या आगे का पार्ट, वो होता है एनल केनाल, ठीक है। एनल केनाल होता है, एनल केनाल बाहर की ओर जिस ओपनिंग से खुलती है, ओपनिंग ऑफ एनल केनाल टू एक्सटीरियर, यानी बाहर की ओर जो एनल केनाल की ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, एनस। क्या बोला जाता है, एनस, ठीक है। ये एनस हो गया। और जो एनल केनाल होती है वो क्या होता है, ये डाउनवर्ड होता है और पीछे, यानी नीचे के, यहाँ से नीचे और पीछे की ओर होता है, मतलब पोस्टीरियरली स्थित है, एंटीरियर नहीं है, पोस्टीरियर, पीछे की ओर होता है। डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होती है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन एनल केनाल। एनल केनाल की बात करें, एनल केनाल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन वो क्या रहती है, लॉन्गिट्यूडिनल
लाइंस या फोल्ड्स में प्रेजेंट रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं एनल कोलम। अभी डायग्राम से बनाता हूँ। एनल कोलम, ठीक है, एनल कोलम बोलते हैं। जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे एनल केनाल का अगर डायग्राम बनाएं तो कैसे होता है, जैसे ये मान लो एनल, ठीक है, ये रेक्टम हो गया, ये रेक्टम और ये एनल केनाल, ठीक है, यहाँ से। अब जैसे मैंने बोला कि एनल केनाल है, एनल केनाल में क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड से इसको किस में बदलती है, ये पूरी इसमें होती है, इनको बोलते हैं हम एनल कोलम, ठीक है। एनल कोलम होते हैं, यहाँ पे क्या होती है, आर्टरी और वेन का नेटवर्क पाया जाता है, आर्टरी और वेन का नेटवर्क पाया जाता है इस एनल कोलम में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। और ये होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। यहाँ जैसे एक लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन। पेक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन बोला जाता है, ठीक है। ये तो यहाँ से लेके ये वाला पार्ट है, ये है एनल केनाल। कौन सा वाला, एनल केनाल, और इसको हम बोलते हैं एनस, ठीक। तो एनल केनाल, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमें बात की थी एनल केनाल होता है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। एक बात, ये एनल केनाल की क्या होती है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड स्थित होती है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड स्थित होती है, ठीक है। ये किस काम आती है, एनल केनाल का क्या काम है, ये जो रेक्टम में फिकस स्टोर है उसको बाहर निकालने, एलिमिनेशन ऑफ द फिकस के लिए काम आती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होती है, ये बंद रहती है। नॉर्मली ये जो एनल के एनस वाला पार्ट है वो क्या होता है, बंद रहता है, क्लोज रहता है। क्लोज किसके कारण होता है, 2 स्फिंक्टर हैं, एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो बाहर की ओर होता है, एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर जिसको बोलते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है वो वॉलंटरी होता है, मतलब हमारे अंडर कंट्रोल में होता है, यानी ये स्केलेटल मसल का बना होता है, स्केलेटल मसल्स का बना होता है, ठीक है। और जबकि इंटरनल होता है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है वो इनवॉलंटरी, हमारे वश में बात होती है, हमारे वश में नहीं होता, नॉट अंडर कंट्रोल, वॉलंटरी, ठीक है। और ये स्मूथ मसल का बना होता है। तो स्मूथ मसल आर नॉट अंडर कंट्रोल, इट इज़ द, ये क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल का बना होता है, ठीक है। ये दोनों स्फिंक्टर नॉर्मली क्या रहते हैं, एनल केनाल को बंद रखते हैं। कब ओपन करते हैं, ड्यूरिंग एलिमिनेशन ऑफ फिकस या डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है फिकस स्टूल पास आउट करने की, प्रोसीजर ऑफ स्टूल पासिंग, ठीक है। तो डेफिकेशन के दौरान ये इसको ओपन कर देते हैं और वरना ये क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं, ठीक है। इनके बीच बीच में लॉन्गिट्यूडनल, ये म्यूकस किसके बने होते हैं, किसके, म्यूकस मेम्ब्रेन के, एनल केनाल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके कुछ फोल्ड्स बने होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं जिनको एनल कॉलम बोलते हैं। और ये एनल कॉलम यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड आर्टरी, वेन्स एंड आर्टरी का यहाँ पे नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और, ये जो एनल केनाल होती है 2 भागों में, 2 जोन में बंटी होती है,
ठीक है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये, एक अपर जोन, एक लोअर जोन, ठीक है। एनल केनाल 2 जोन में डिवाइडेड रहती है बाय द पेक्टिनेट लाइन। किसके द्वारा? पेक्टिनेट, इस लाइन के द्वारा। इसको हम बोलते हैं डेंटेड लाइन। दांतों की तरह दिखती है इसलिए इसको डेंटेड लाइन ही बोलते हैं, ठीक है। तो एनल केनाल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स बाय द पेक्टिनेट लाइन एंड डेंटेड लाइन। सेगमेंट्स के नाम क्या है? एक अपर जोन या अपर सेगमेंट, एक लोअर जो सेगमेंट, ठीक है। ये जो अपर सेगमेंट है, जो अपर सेगमेंट है वहाँ पे तो क्या होती है? सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल होती है, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल, ठीक है। जबकि लोअर जोन में 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस किरेटिनाइज भी है और नॉन किरेटिनाइज, दोनों तरह के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो देखो एनल केनाल को 2 भागों में बांटा गया है, पेक्टिनेट डेंटेड लाइन या पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। डेंटेड लाइन या पेक्टिनेट लाइन, एक अपर सेगमेंट, एक लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट में सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स होती है, जबकि लोअर सेगमेंट में भी फिर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट है वो किरेटिनाइज का बना होता है, सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस किरेटिनाइज का बना होता है। दूसरा पार्ट किसका बना होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन किरेटिनाइज का बना होता है, ठीक है। यहाँ हम बात करें थोड़ा सा क्लिनिकली बात करते हैं। दो तीन नाम है वो बात करते हैं। सबसे पहले बात है एनल फिशर। एनल फिशर एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम है एनल केनाल की, उसका नाम है एनल फिशर। एनल फिशर का मतलब होता है कि एनल केनाल में कहीं भी टीयर हो जाए, स्मॉल टीयर, स्मॉल टीयरिंग इन एनल वॉल, एनल वॉल, एनल वॉल में स्मॉल टीयरिंग हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एनल फिशर, ठीक है। ये टीयरिंग क्यों होती है? ड्यू टू हार्ड स्टूल और लार्ज स्टूल, या तो हार्ड हो जाए मतलब हार्ड स्टूल हो रहा है, या लार्ज, यानी मान लो कॉन्स्टिपेशन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ टीयरिंग हो जाए, यहाँ पे टीयरिंग कहीं भी फट जाए, कट जाए, कीसर बन जाए, उसको बोलते हैं एनल फिशर, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम होती है एनल फिस्टुला। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है इसकी? एनल फिस्टुला। अब एनल फिस्टुला है, फिस्टुला का मतलब क्या होता है कि कहीं भी किसी 2 ऑर्गन या किसी 2 पार्ट के बीच में अबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाए, अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाए, ठीक है। अबनॉर्मल कनेक्शन का मतलब कि नॉर्मली वो जो ऑर्गन आपस में कनेक्टेड नहीं होते, बट किसी भी कारणवश अगर वो आपस में कनेक्टेड हो जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे? फिस्टुला बोलेंगे। तो यहाँ एनल फिस्टुला की बात है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो अबनॉर्मल कम्युनिकेशन या कनेक्शन या टनल फॉर्मेशन भी हो सकता है, मतलब सुरंग बन गई, एक लाइन बन गई। टनल फॉर्मेशन किस के बीच में ये बताओ? फॉर्मेशन बिटवीन एनस एंड पेरी एनल केनाल स्किन, सॉरी एनल केनाल नहीं, पेरी एनल स्किन। पेरी एनल स्किन का मतलब स्किन अराउंड एनस, ये यानी एनल फिस्टुला का मतलब जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला, जैसे मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये एनल, ये एनस है, एनस वाला ये पार्ट होता है स्टूल पासिंग के लिए, और ये इसके अराउंड में क्या होती है? स्किन होती है। तो अगर इस एनल केनाल और इस स्किन के बीच में कोई अबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाए, जैसे यहाँ से कोई ये लाइन बन गई, ये दरार बन गई है, ये दरार बन गई, ये दरार बन गई, तो मोस्टली क्या होता है इस स्किन के और इस एनल केनाल के बीच में क्या होता है? अबनॉर्मल कम्युनिकेशन या एक टनल फॉर्मेशन हो जाए, उसको बोलते हैं एनल फिस्टुला। और इसका मुख्य कारण होता है एनल अब्सेस। एनल अब्सेस, अगर एनस में, एनल केनाल में कोई अब्सेस बन गया है तब ये फॉर्मेशन हो सकती है, तब ये एनल फिस्टुला हो सकता है, ठीक है। ये एक कंडीशन और है एनस से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं हेमरोइड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेमरोइड्स। हेमरोइड्स क्या है? हेमरोइड्स का मतलब है कि इस कंडीशन में स्वोलन
और एंड लिख दो, स्वोलन एंड इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम्ड द वेन ऑफ एनल केनाल। यानी हेमरोइड्स वो होते हैं कि एनल केनाल की जो वेन्स होती हैं वो स्वोल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, या उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हेमरोइड्स। और इससे क्या होता है, कोजेस पेन एंड ब्लीडिंग और डिस्कम्फर्ट। यहाँ बात कर रहे हैं ये हेमरोइड्स है, ठीक है। यानी ये जो कॉलम्स बता रखे हैं ना, एनल कॉलम, यहाँ पे वेन्स होती हैं, यहाँ भी जैसे यहाँ पे, तो ये हेमरोइड्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक इंटरनल हेमरोइड्स, एक एक्सटर्नल। ये इंटरनल हेमरोइड्स और एक्सटर्नल हेमरोइड किस आधार पे, इस पेक्टिनेट लाइन, इस पेक्टिनेट लाइन के ऊपर वाले अगर वेन्स क्या हो गई, फूल गई हैं, तो उसको इंटरनल हेमरोइड्स बोलेंगे। अगर इसके नीचे वाली, इस पेक्टिनेट लाइन के नीचे वाली अगर वेन्स में वो फूल गई है, ठीक है, वेरिकोज हो गई है, तो उनको बोलेंगे एक्सटर्नल हेमरोइड्स। तो हेमरोइड्स का एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इसके बारे में ये बात होगी। अब बात करते हैं हम, एक वर्ड और है डाइवर्टिक्यूला, एक वर्ड और है डाइवर्टिक्यूला, उसके बारे में बात करते हैं। ये भी आता है डाइवर्टिक्यूला, ठीक है। डाइवर्टिक्यूला क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक डिजीज है डाइवर्टिकुलाइटिस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले डाइवर्टिकुलाइटिस, जैसे मैं बात करूँ डाइवर्टिकुलाइटिस, क्या होता है, डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ डाइवर्टिकुला, डाइवर्टिकुला, यानी डाइवर्टिकुला का इन्फ्लामेशन, उसको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। अब बात आती है कि डाइवर्टिकुला क्या है। डाइवर्टिकुला कुछ नहीं है, डाइवर्टिकुला क्या होते हैं, ये बल्जेज या पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे, ऑन वाल ऑफ कोलन, कोलन की वाल पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे ये कोलन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह पाउच बन गए। तो ये सब क्या है, डाइवर्टिकुला। और ये क्यों बनते हैं, इसका कारण है इंक्रीज प्रेशर ऑन वीक वाल्व ऑफ कोलन। कोलन की जो वीक वाल है, ठीक है, कोलन की जो वीक वाल है, वहां पे अगर प्रेशर लगेगा तो ये पाउच बनेंगे, ठीक है, ये पाउच बनेंगे। एन्यूरिज्म सुना है, एन्यूरिज्म ऐसा होता है, ब्लड वेसल्स का जो वीक वाला पार्ट है, अगर वहाँ पे उस एरिया में अगर बीपी ज़्यादा है, तो वो एरिया जो वीक वाला एरिया वो क्या बन जाएगा, इस तरह पाउच बना लेंगे, जिनको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स में हो तो उसको सेरेब्रल एन्यूरिज्म बोलते हैं, अगर ये हार्ट की में हो तो कार्डियक एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो वैसे ही ये पाउच, इनको बोलते हैं डाइवर्टिक्यूला, ठीक है। ये इसमें अगर ये सीरियस हो जाए, सीरियस सिम्टम्स हैं, सीरियस सिम्टम्स, ब्लीडिंग, कौन सा होगा, ब्लीडिंग कर सकते हैं, ये ब्लॉकेज कर सकते हैं, ठीक है, फट सकती है, क्या हो सकती है, रप्चर भी हो सकती है, ये इसकी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लीडिंग, ब्लॉकेज, रप्चर, ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं लास्ट, हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे हम हिस्टोलॉजी स्मॉल इंटेस्टाइन की पढ़ चुके हैं, तो जो इसमें जो मॉडिफिकेशन है या जो थोड़ा चेंज है वो पढ़ेंगे हम, हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी की बात करें तो वो टिपिकल 4 लेयर होती हैं, कितने, 4 लेयर। सबसे पहले
म्यूकोसा, दूसरा सब म्यूकोसा, तीसरा मस्क्यूलरिस लेयर, चौथा सीरोसा। ये है, ठीक है। तो म्यूकोसा की बात करें अपन, तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या थे, कुछ मॉडिफिकेशन थे, जैसे सर्कुलर फोल्ड्स, विलाई और माइक्रोविलाई थे, ठीक है। तो यहाँ पे नो सर्कुलर फोल्ड्स, नो विलाई, लेस माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हमने क्या बोला था, क्रिप्स ऑफ लिबर सेल्स होती हैं, जिनमें दो टाइप की सेल होती हैं, टू टाइप की सेल होती है, एक अब्जॉर्प्टिव सेल और दूसरा होता है कौन सा, गोबलेट सेल, ठीक है। अब्जॉर्प्टिव सेल होती है जो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम करती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, ठीक है, इसे काम करते हैं। और यहीं पे क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, इन्हीं सेल पे क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। और गोबलेट सेल का पता है आपको, म्यूकस सीक्रेशन का काम है, जो क्या करते हैं, रास्ते को चिकना बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं, जैसे जिसके कारण क्या होता है, कंटेंट आगे की ओर अच्छे से ईजिली चला जाए, ठीक है। ये जो म्यूकोस होती है, इसमें क्या होती है, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। फिर बात करें हम, आपको पता ही है कि म्यूकोसा में 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली एपिथेलियल सेल जो सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स होती है, उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया, उसके बाद होती है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। तो लेमिना प्रोप्रिया और मस्क्यूलरिस म्यूकोसा सेम होती है एज ए स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ जो थोड़ा मेन है वो होता है लेमिना प्रोप्रिया में क्या होते हैं, वहाँ पे देखो, वहाँ पे थे जो टर्मिनल इलियम था, वहाँ पे क्या होते हैं, एग्रीगेटेड लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फेटिक नोड्यूल्स थे, फॉलिकल्स थे, और बाकी में क्या थे, सोलिटरी थे। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, सोलिटरी होते हैं, यानी सोलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं जो डिफेंस का वर्क करते हैं, ठीक है। लेमिना प्रोप्रिया में सोलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। और एक दूसरा क्या होता है, जो सबम्यूकोसा के जो आर्टरी वेन्स हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं, ऊपर की ओर किसमें, लेमिना प्रोप्रिया में नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। ये अपन बात करते हैं म्यूकोसा की बात की। सब म्यूकोसा है वो सेम की सेम है, इसमें वही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स का जाल होता है जो लेमिना प्रोप्रिया में जाता है। तीसरी बात करते हैं मस्क्यूलरिस लेयर की बात करें। मस्क्यूलरिस लेयर है ये, उसमें भी 2 फाइबर होते हैं, ठीक है। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल, ये थोड़ा सा देखना, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है ना, ये आउटर होते हैं, पता है आपको, ये आउटर होते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ देखना, यहाँ थोड़ी सी अलग है कि ये जो होते हैं वो मोर थिक होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। और थिक होके 3 बैंड्स होते हैं इनके, 3 स्पेशल बैंड, जिनको बोलते हैं टीनिया, जो पहले बोला था टीनिया कोलाई, जो टोटल लेंथ में प्रेजेंट होते हैं, टोटल लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी बात अपने डायग्राम बनाया था, ये देखो, है ना, ये बनाया था, ठीक है। तो इनमें ये बीच में एक लाइन थी, इसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन दिख रही है ये है टीनिया कोलाई है, ठीक है। जैसे अलग से बनाऊँ थोड़ा, ये देखो, तो ये वाली जो बीच में है लाइन, इसको बोलते हैं हम टीनिया कोलाई,
क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई। तो टीनिया कोलाई क्या होते हैं, मस्कुलरिस लेयर है, उसके लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, जो तीन स्पेशल बैंड होते हैं जिनको बोलते हैं टीनिया कोलाई। ठीक है, टीनिया कोलाई जो टोटल जो पूरी की पूरी जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है उसमें स्थित होती है। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो टीनिया कोलाई है इनके कॉन्ट्रैक्शन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, नॉर्मली इस तरह होती है, ये बीच में ये, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या बन जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, ऐसे सेक्यूल में चेंज होती है। ठीक है, ये तो ये जो सेक्यूल बने हैं या ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं हास्ट्रा। हास्ट्रा क्या है, हास्ट्रा किसके कारण, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो लार्ज इंटेस्टाइन है या कोलन है वो कैसी होती है, सेक्यूलेटेड हो जाती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ये है पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, जिसको मतलब एक सेगमेंट्स में अलग अलग सेगमेंट, ये एक अलग सेगमेंट होगा, ये अलग सेगमेंटेशन हो जाता है, जिनको बोलते हैं हास्ट्रा। इन सबको मिलकर हास्ट्रा, और अगर एक की बात करें उसको बोलते हैं हास्ट्रम। क्या बोला जाता है, हास्ट्रम। ठीक है, हास्ट्रम बोलते हैं ये। अब बात करते हैं सिरोसा। तो सिरोसा कुछ नहीं है, सिरोसा वो सेम की सेम है, ये विसरल, हाँ ये एक मिनट, यहाँ जो हमने पहली बात की मस्कुलर लेयर में पहला लॉन्गिट्यूडनल फाइबर था जो क्या हो गया था, मोटा हो गया, थिकन था, मोर थिक था, जिसको हम टीनिया कोलाई बोलते हैं। दूसरा है कौन सा, इन टीनिया कोलाई के बीच में फाइबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं सिंगल लेयर, वो ये 3 लेयर हो जाता है और ये सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर ऑफ सर्कुलर फाइबर, अंदर की ओर सर्कुलर फाइबर। ठीक है, ये सिंगल लेयर है, जबकि टीनिया कोलाई जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर वो 3 लेयर थे, 3 फाइबर हैं उसमें। ठीक है, ये हास्ट्रम क्या आता है कि जो 3 लेयर है या जो 3 बैंड्स हैं टीनिया कोलाई, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी ये कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन पाउच में सेगमेंट्स में बदल जाती है, उन प्रत्येक सेगमेंट को हास्ट्रम बोलते हैं और इन सभी को मिला के हास्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, ये अब सिरोसा की बात करें तो सिरोसा क्या होती है, ये विसरल पेरिटोनियम होती है, विसरल पेरिटोनियम होती है। ठीक है, ये विसरल पेरिटोनियम। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो जस्ट लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, बस ओनली उसमें क्या नहीं होता, विलाई नहीं होती, सर्कुलर फोल्ड्स नहीं होती, विलाई और सर्कुलर फोल्ड्स नहीं होती। क्या पाई जाती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, जिसको क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन बोलते हैं। ठीक है, जिनमें 2 प्रकार की सेल होती हैं, अब्जॉर्बिटिव और एक गोबलेट सेल। ठीक है, और अगर इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो IMA और SMA, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के द्वारा की ब्रांचेज के द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है, अलग अलग होती है। ठीक है, और अगर वेन की बात करें तो वही कोरेस्पॉन्डिंग वेन्स होती हैं, इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।